नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरा भाग 5 में। संध्या वंदन स्नान भोजन करके काफ़ी दिनों के बाद आज कृष्ण दयाल ने आनंदमयी के कमरे में प्रवेश किया। फर्श पर अपने कंबल का आसन बिछाकर सावधानी से चारों ओर के समस्त कार्य व्यापार से अपने को अलिप्त करके वो बैठ गए। आनंदमयी बोली, सुनते हो, तुम तो तपस्या में लीन रहते हो, घर की कोई खबर नहीं लेते। गोरा की ओर से मुझे तो बराबर भय बना रहता है। कृष्ण दयाल, क्यों, भय किसका? आनंदमयी, यह तो मैं ठीक ठाक नहीं कह सकती, पर बराबर मुझे लगता है कि गोरा ने आजकल यह जो हिंदूपन शुरू किया है वह उससे सधेगा नहीं। ऐसा ही चलता रहा तो अंत में न जाने क्या आफत आएगी। मैंने तो तुम्हें तब भी कहा था उसे जनेऊ मत पहनाओ, किंतु तुमने मेरी सुनी नहीं। यही कहा कि एक लच्छे सूत गले में पहना देने से किसी का कुछ आता जाता नहीं, लेकिन वह मात्र सूत तो नहीं है, अब उसे छुड़ाओगे कैसे? कृष्ण दयाल, ठीक है, सारा दोष मेरा ही है, और पहले तुमने जो भूल की सो किसी तरह उसे छोड़ने को राजी नहीं हुई। तब मैं भी गंवार था, धर्म कर्म का कुछ ज्ञान तो था नहीं। अब जैसा होने से क्या ऐसा काम कर सकता था? आनंदमयी, तुम चाहे जो कहो, मैं किसी तरह नहीं मान सकती कि मैंने कुछ अधर्म किया है। तुम्हें तो याद है संतान के लिए मैंने क्या नहीं किया। जिसने जो कहा वही माना, कितने गंडे ताबीज बांधे, कितने मंत्र लिए, सब ही तुम्हें मालूम है। सपने में एक दिन देखा, मैं डलिया भर तगर के फूल लेकर ठाकुर जी की पूजा करने बैठी हूँ। अचानक मुड़कर देखती हूँ कि डलिया में फूल नहीं है, फूल सा कोमल शिशु है। आहा, मैंने क्या सपना देखा, कैसे तुम्हें बताऊं। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जल्द ही उसे गोद में लेने के लिए झुकी कि मेरी नींद खुल गई। इसके 10 दिन बाद ही तो मैंने गोरा को पाया। वह ठाकुर जी की देन है। वह क्या और किसी का था कि मैं किसी को उसे लौटा देती? पूर्व जन्म में उसे गर्भ में लेकर शायद मैंने बहुत कष्ट पाया था, तभी वह अब मुझे माँ कहकर पुकारने आ गया। कैसे, कहाँ से आया, तुम ही सोचकर देखो तो। तब चारों ओर मार काट मची हुई थी, अपनी ही जान के लाले पड़े हुए थे। ऐसे में 2 पहर रात बीते। जब वह मेम हमारे घर छिपने आई, तब तुम तो डर के मारे घर में रहने ही नहीं देना चाह रहे थे। मैंने ही तुमसे बचाकर उसे गौशाला में छिपा दिया। उसी रात बच्चे को जन्म देकर वह मर गई। बिना माँ बाप के उस बच्चे को अगर मैं ना बचाती तो क्या वह बचता? तुम्हारा क्या है, तुम तो उसे पादरी को दे देना चाहते थे। पादरी को क्यों दे? पादरी क्या उसके माँ बाप हैं? पादरी ने क्या उसकी प्राण रक्षा की थी? इस तरह जो बच्चा मैंने पाया वह क्या पेट जाए बच्चे से कम है? तुम चाहे जो कहो, जिन्होंने यह लड़का मुझे दिया, यदि वे स्वयं ही उसे ना ले लें तो मैं जान गंवाकर भी उसे और किसी को देने वाली नहीं हूँ। कृष्ण दयाल, यह तो जानता हूँ। खैर, अपने गोरा को लेकर तुम रहो, मैंने इसमें तो कभी कोई अड़चन नहीं दी, किंतु जब उसे अपना लड़का कहकर उसका परिचय दिया, तब यज्ञोपवीत न होने से समाज कैसे मानता, इसीलिए वह करना पड़ा। अब केवल 2 ही बातें सोचने की है। न्याय से मेरी सारी संपत्ति पर महिम का ही हक है, इसीलिए। बीच में ही टोकर आनंदमयी ने कहा, तुम्हारी संपत्ति का हिस्सा कौन लेना चाहता है? तुमने जो कुछ जमा किया है महिम को ही सब दे देना। गोरा उसमें से 1 पैसा भी नहीं लेगा। वह पुरुष है, पढ़ लिख चुका है, आप कमा कर खाएगा। वह दूसरों के धन में हिस्सा बटाने ही क्यों जाएगा भला? वह राजी खुशी रहे, बस इतनी ही मेरी कामना है। किसी और जायदाद की मुझे ज़रूरत नहीं। कृष्ण दयाल, नहीं, उसे एक बारगी वंचित नहीं करूँगा। जागीर उसी को दे दूँगा। आगे चलकर साल में 1000 रुपये की आमदनी तो उससे हो ही जाएगी। अभी जो सोचने का विषय है वह है उसके विवाह का मामला।
अब तक तो जो सो किया सो किया, पर अब हिंदू विधि से ब्राह्मण के घर उसका विवाह ना कर सकूँगा। इस पर चाहे तुम गुस्सा करो, चाहे जो करो। आनंदमयी: हाय हाय, तुम समझते हो तुम्हारी तरह सारी दुनिया पर गोबर और गंगाजल छिड़कती हुई नहीं फिरती, इसीलिए मुझे धर्म का ज्ञान ही नहीं है। उसका विवाह ब्राह्मण के घर क्यों करने जाऊंगी और गुस्सा क्यों करूंगी? कृष्णदयाल: क्यों, तुम तो ब्राह्मण कुल की हो। आनंदमयी: होती रहूं ब्राह्मण कुल की, ब्राह्मणाई करना तो मैंने छोड़ ही दिया है। महिम के विवाह के समय भी मेरे रंग ढंग को किरिस्तानी चाल समझकर समधी लोग झंझट करना चाहते थे। मैं तब जानबूझकर अलग हट गई थी, कुछ बोली ही नहीं। सारी दुनिया मुझे किरिस्तान कहती है और भी जो कुछ कहती है मैं सब मान लेती हूँ, मानकर ही कहती हूँ। किरिस्तान क्या इंसान नहीं है? तुम्हें जो इतनी ऊंची जाति के और भगवान के इतने प्यारे हो, तो भगवान क्यों इस तरह तुम्हारा सिर कभी पठान, कभी मुगल और कभी किरिस्तान के पैरों में झुकवा देते हैं? कृष्णदयाल: ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, तुम औरत जात यह नहीं समझोगी, लेकिन समाज भी कुछ है, यह तो समझती हो। उसे तो मानकर ही चलना होगा। आनंदमयी: मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो इतना समझती हूँ कि मैंने जब गोरा को बेटा समझकर पाला पोसा है, तब आचार विचार का ढोंग करने से समाज रहे या ना रहे, धर्म तो नहीं रहेगा। मैंने केवल धर्म के भय से ही कभी कुछ नहीं छुपाया। मैं तो सब कुछ मानती नहीं, यह मैं सभी को जता देती हूँ और सबकी घृणा पाकर चुपचाप पड़ी रहती हूँ। केवल एक बात मैंने छिपाई है, उसी के लिए भय से घुली जाती हूँ। ठाकुर जी जाने कब क्या कर दें। मेरा तो मन होता है गोरा को सारी बात कह दूँ, फिर भाग्य में जो होना बदा हो वह हो। कृष्णदयाल ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं नहीं, मेरे रहते यह किसी तरह नहीं हो सकेगा। गोरा को तुम जानती ही हो, यह बात सुनकर वह क्या कर बैठेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर समाज में एक हड़कंप मच जाएगा। और क्या इतना ही, उधर सरकार क्या करेगी यह भी नहीं कहा जा सकता। गोरा का बाप तो लड़ाई में मारा गया और उसकी माँ भी मर गई, यह ठीक है, लेकिन सारा हंगामा शांत होने के बाद तो मजिस्ट्रेट को खबर देना जरूरी था। अब इसी बात को लेकर कोई उपद्रव खड़ा हो गया तो मेरा भजन पूजन तो सब मिट्टी में मिलेगा ही, और भी क्या आफत उठ खड़ी होगी, इसका कोई ठिकाना है। निरुत्तर होकर आनंदमयी बैठी रही। थोड़ी देर बाद कृष्णदयाल बोले, गोरा के विवाह के बारे में मन ही मन मैं एक बात सोचता रहा हूँ। परेश बाबू भट्टाचार्य मेरे साथ पढ़ता था, स्कूल की इंस्पेक्टरी से रिटायर होकर पेंशन लेकर आजकल कलकत्ता आकर रहने लगा है। कट्टर ब्रह्म समाजी है। सुना है उसके घर में कई लड़कियां भी हैं। गोरा को किसी तरह उनके साथ मिला दिया जाए तो उनके घर आते जाते रहने से परेश बाबू की कोई लड़की उसे पसंद भी कर सकती है। इसके आगे फिर ईश्वर को जो मंजूर हो। आनंदमयी: क्या कह रहे हो तुम? ब्रह्म समाजी के घर गोरा आएगा और जाएगा? वे दिन उसके गए। इसी समय गोरा अपने गंभीर स्वर में माँ पुकारता हुआ कमरे में आया। कृष्णदयाल को वहाँ बैठे हुए देखकर वह कुछ विस्मित सा हो गया। आनंदमयी हड़बड़ाकर उठी और गोरा के पास आकर आंखों से स्नेह बरसाती हुई बोली, क्यों बेटा, क्या चाहिए? नहीं, खास कुछ नहीं, फिर सही, कहकर गोरा वापस जाने लगा। कृष्णदयाल बोले, जरा ठहरो, एक बात कहनी है। मेरे एक ब्रह्म समाजी मित्र आजकल कलकत्ता आए हुए हैं, हैदोतल्लो में रहते हैं। गोरा बोला, कौन, परेश बाबू? कृष्णदयाल, तुम उन्हें कैसे जानते हो? गोरा, विनय उनके घर के पास ही रहता है, उसी से उनकी चर्चा सुनी है। कृष्णदयाल, मैं जानता हूँ, तुम उनका हाल चाल पूछाना। कृष्णदयाल, मैं चाहता हूँ तुम उनका हाल चाल पूछाना। गोरा मन ही मन कुछ सोचता रहा, फिर सहसा बोला, अच्छा, मैं कल ही जाऊँगा।
आनंदमयी कुछ विस्मय में आ गई। थोड़ी देर सोचकर गोरा ने कहा, नहीं, कल तो मेरा जाना नहीं हो सकेगा कृष्णदयाल। क्यों? गोरा, कल मुझे त्रिवेणी जाना है। चौंक कर कृष्णदयाल ने कहा, त्रिवेणी? गोरा, कल सूर्य ग्रहण का नहान है। आनंदमयी, अब तुमसे क्या कहा जाए गोरा, स्नान करना है तो कलकत्ता में भी तो गंगा है। त्रिवेणी गए बिना तेरा नहान नहीं होगा। तू तो देश भर के लोगों से बड़ा पंडित बन गया है। इस बात का कोई उत्तर दिए बिना गोरा चला गया। गोरा के त्रिवेणी स्नान करने जाने के संकल्प का कारण यह था कि वहाँ अनेक तीर्थयात्री इकट्ठे होंगे। उसी साधारण जनता के साथ घुल मिलकर गोरा अपने को देश की एक विशाल धारा में बहा देना और देश के हृदय की धड़कन अपने हृदय में अनुभव करना चाहता है। जहाँ भी गोरा को तनिक सा मौका मिलता है, वहीं वह अपना सारा संकोच, अपने सारे पूर्व संस्कार बलपूर्वक छोड़कर देश की साधारण जनता के साथ मैदान में आ खड़ा होना चाहता है और पूरे संकल्प से कहना चाहता है, मैं तुम्हारा हूँ, तुम सब मेरे हो। विनय ने सुबह उठकर देखा, रात भर में आकाश साफ हो गया है। सुबह का प्रकाश दूध मुहे शिशु की हंसी सा निर्मल फैल रहा है। दो एक उजले मेघ बिल्कुल निष्प्रयोजन भटकते हुए से आकाश में तैर रहे हैं। बरामदे में खड़ा खड़ा वह एक और निर्मल प्रभात की याद से आनंदित हो रहा था कि तभी उसने देखा, एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में सतीश का हाथ पकड़े धीरे धीरे परेश बाबू सड़क पर चले आ रहे हैं। सतीश ने विनय को बरामदे में देखते ही ताली बजाकर पुकारा, विनय बाबू। परेश बाबू ने मुंह ऊपर कर विनय को देखा। विनय जब जल्दी से नीचे उतर आया, तब सतीश के संग संग परेश बाबू ने भी उनके घर के भीतर प्रवेश किया। विनय का हाथ पकड़कर सतीश ने कहा, विनय बाबू, आपने उस दिन कहा था कि हमारे घर आएंगे, अभी तक आए क्यों नहीं? स्नेह से सतीश की पीठ पर हाथ फेरता हुआ विनय हंसने लगा। परेश बाबू ने सावधानी से अपनी छड़ी मेज के सहारे खड़ी की और कुर्सी पर बैठते हुए बोले, उस दिन यदि आप न होते तो हम लोग बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। आपने बड़ा उपकार किया। शर्माते हुए विनय ने कहा, क्या कहते हो? कुछ भी तो नहीं किया मैंने। सहसा सतीश ने पूछा, अच्छा विनय बाबू, आपके यहाँ कुत्ता नहीं है? हंसकर विनय ने कहा, कुत्ता नहीं, कुत्ता तो नहीं है। सतीश ने विनय से फिर पूछा, क्यों, कुत्ता क्यों नहीं पालते? विनय ने कहा, कुत्तों की बात तो कभी सोची नहीं। परेश बाबू बोले, मैंने सुना है सतीश उस दिन आपके यहाँ आया था, जरूर आपको तंग करता रहा होगा। यह इतना बकता है कि इसकी बहनें इसे बख्तियार खिलजी कहती हैं। इस बात का सतीश ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि फिर यह सोचकर कि उसके नए नामकरण से विनय के सामने कहीं उसकी बेइज्जती ना हो, वह बेचैन हो उठा और बोला, ठीक है, अच्छी बात है। बख्तियार खिलजी ने तो लड़ाई लड़ी थी ना, उसी ने तो बंगाल को जीत लिया था। हंसकर विनय ने कहा, पुराने जमाने में वह लड़ाई लड़ता था, आजकल लड़ाई की जरूरत नहीं रही। अब वह केवल बातें करता है और बंगाल को जीत भी लेता है। बहुत देर तक ऐसी ही बातचीत होती रही। परेश बाबू सबसे कम बोले, केवल बीच में एक शांत मुस्कुराहट उनके चेहरे पर खिल जाती। कभी एकाध छोटी मोटी बात भी वो कह देते। चलते समय कुर्सी से उठते हुए बोले, हमारा 78 नंबर का मकान यहाँ से सीधे दाहिने को। बीच में ही सतीश बोला, ये हमारा घर पहचानते हैं? अभी उस दिन तो मेरे साथ हमारे घर के दरवाजे तक गए थे। इस बात पर झेंपने का कोई औचित्य नहीं था, किंतु मन ही मन विनय ऐसा झेंपा मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वृद्ध बोले, तब तो आप घर पहचानते हैं, जब कभी आपका उधर। विनय,
वह आपको कहना नहीं होगा जब भी। परेश बाबू, हम लोगों का तो एक ही मोहल्ला है। कलकत्ता बड़ा शहर है, इसीलिए अब तक जान पहचान नहीं हुई। विनय बाहर तक परेश बाबू के साथ आया। द्वार पर वह थोड़ी देर खड़ा रहा। परेश बाबू धीरे धीरे छड़ी के सहारे चले और सतीश उनके साथ लगातार बोलता हुआ चला। मन ही मन विनय ने कहा, परेश बाबू जैसा सज्जन वृद्ध नहीं देखा। पैर छूने की इच्छा होती है। और सतीश भी कैसा तेज लड़का है, बड़ा होकर अच्छा आदमी होगा। जितनी तीव्र बुद्धि है उतना ही सीधा स्वभाव है। वृद्ध और बालक कितने भी अच्छे क्यों न हो, इतने थोड़े परिचय से उन पर इतनी अधिक श्रद्धा और प्यार साधारणतः संभव नहीं होता। किंतु विनय के मन की अवस्था ऐसी थी कि उसे अधिक परिचय की जरूरत नहीं थी। विनय फिर मन ही मन सोचने लगा, परेश बाबू के घर जाना ही होगा, नहीं तो बदतमीजी होगी। किंतु साथ ही गोरा के स्वर में मानो उनके गुट का भारतवर्ष उसे टोकने लगा, तुम्हारा वहाँ आना जाना नहीं हो सकता, खबरदार। कदम कदम पर विनय ने भारतवर्ष के गुट के बहुत से नियम माने हैं। कई बार उसके मन में दुविधा भी उठी है, फिर भी नियम उसने मान लिया है। पर आज उसके मन में एक विद्रोह जाग उठा। उसका मन कहने लगा, यह भारतवर्ष तो केवल नियमों की मूर्ति है। नौकर ने आकर सूचना दी कि भोजन तैयार है, किंतु अभी तक विनय नहाया भी नहीं। 12 बज चुके हैं। विनय ने सहसा जोर से सिर हिलाकर कह दिया, मैं नहीं खाऊंगा, तुम खा पी लो। उसने छाता उठाया और एकाएक बाहर निकल पड़ा। कंधे पर चादर भी उसने नहीं डाली। वह सीधा गोरा के घर जा पहुंचा। विनय जानता था एमहर्स्ट स्ट्रीट में एक मकान किराए पर लेकर वहाँ हिंदू हितैषी सभा का दफ्तर रखा गया है। प्रतिदिन दोपहर को गोरा दफ्तर में जाकर बैठता है और वहाँ से पूरे बंगाल में जहाँ भी उसके गुट के जो सदस्य हैं उन्हें चिट्ठियाँ लिखकर बढ़ावा देता है। यही उसके भक्त उसके मुँह से उपदेश सुनने आते हैं और उसके सहायक होकर अपने को धन्य मानते हैं। गोरा उस दिन भी दफ्तर गया हुआ था। विनय मानो दौड़ता हुआ सीधा भीतर आनंदमयी के कमरे में जा खड़ा हुआ। आनंदमयी उस समय भात परोसकर खाने बैठी थी। लक्ष्मियाँ पास बैठी पंखा झल रही थी। आश्चर्य से आनंदमयी ने कहा, क्यों विनय, क्या हुआ है तुम्हें? विनय ने उनके सामने बैठते हुए कहा, माँ, बड़ी भूख लगी है, खाने को कुछ दो। आनंदमयी ने सकुचाकर कहा, यह तो तुमने बड़ी मुश्किल में डाल दिया। ब्राह्मण ठाकुर तो चल गया है और तुम तो। विनय ने कहा, मैं क्या ब्राह्मण ठाकुर के हाथ का खाना खाने यहाँ आया हूँ? ऐसा होता तो मेरे यहाँ ठाकुर ने ही क्या अपराध किया था। मैं तुम्हारी पत्तल का प्रसाद चाहता हूँ माँ। लक्ष्मिया, ला तो एक गिलास पानी मेरे लिए भी। लक्ष्मिया के पानी देते ही विनय गटगट करके पी गया। तब आनंदमयी ने एक थाली और मंगाई। अपनी पत्तल से भात उठाकर वह उसमें परोसने लगी और विनय साल भर के भूखे की भांति भात पर टूट पड़ा। आनंदमयी के मन का एक क्लेश आज दूर हुआ। उसके चेहरे पर प्रसन्नता देखकर विनय के मन से भी मानो एक बोझ उतर गया। आनंदमयी फिर तकिए का गिलाफ सीने बैठ गई। उनके साथ के कमरे में सुगंधित कत्था तैयार करने के लिए केवड़े के फूल रखे गए थे, जिनकी सुगंध कमरे में फैल रही थी। विनय आनंदमयी के पैरों के पास कोहनी टेक हाथ पर सिर रखकर अधलेटी मुद्रा में पड़ गया और दुनिया को भूलकर पुराने दिनों की तरह सहजता से हंस हंसकर बात करने लगा। इस बांध के टूटते ही विनय के हृदय में मानो एक वेगपूर्ण बाढ़ उमड़ने लगी। आनंदमयी के कमरे से निकलकर बाहर सड़क पर आकर मानो वह एकाएक उड़ने लगा। उसके पांव जैसे धरती पर नहीं पड़ रहे थे। उसकी इच्छा हुई कि जिस बात को लेकर पिछले कई दिनों से वह मन ही मन संकोच से मरता रहा है, उसे मुंह खोलकर सबके सामने घोषित कर दे। विनय जिस समय 78 नंबर के दरवाजे पर पहुंचा,
ठीक उसी समय दूसरी ओर से परेश बाबू आते हुए दिखाई दिए। आइए आइए विनय बाबू, बड़ी खुशी हुई, कहते हुए परेश बाबू विनय को सड़क की ओर वाले बैठने के कमरे में ले गए। एक छोटी मेज, एक और पीठ वाली बेंच, दूसरी ओर लकड़ी और बेंत की कुर्सियाँ। दीवार पर एक तरफ ईसा का रंगीन चित्र और दूसरी तरफ केशव का फोटो। पिछले 2-4 दिन के अखबार मेज पर तह करके रखे हुए, उनके ऊपर कांच का पेपर वेट, कोने में एक छोटी अलमारी जिसके ऊपर की ताक में थियोडोर पार्कर की पुस्तकों की कतार लगी हुई दिखाई देती है। अलमारी के ऊपर कमरे में ढका हुआ ग्लोब रखा हुआ है। विनय बैठ गया, पर उसका दिल धड़कने लगा। उसकी पीठ पीछे वाला दरवाज़ा खुला है, सहसा कोई उधर से आ गया तो। परेश बाबू ने कहा, सोमवार को सुचरिता मेरे एक मित्र की लड़की को पढ़ाने जाती है। वहाँ सतीश की उम्र का एक लड़का भी है, इसीलिए सतीश भी उनके साथ गया है। मैं उन्हें वहाँ पहुँचाकर लौट रहा हूँ। तनिक सी भी और देर हो जाती तो भेंट ही ना होती। यह बात सुनकर विनय ने निराशा के आघात के साथ साथ कुछ संतोष का भी अनुभव किया। परेश बाबू के साथ बातचीत एक बहुत ही सहज स्तर पे आ गई थी। परेश बाबू ने बातों ही बातों में विनय के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ जान लिया। विनय के माँ बाप नहीं हैं, काका काकी देश में रहकर काम संभालते हैं। उनके 2 चचेरे भाई भी उनके साथ रहकर पढ़ लिख रहे थे। बड़ा अब वकील होकर उनके ज़िले की कचहरी में वकालत करता है। छोटा कलकत्ता में रहता हुआ हेजे में चल बसा। काका की इच्छा है कि विनय डिप्टी मजिस्ट्रेटी के लिए दौड़ धूप करे, किंतु विनय उस ओर कोई कोशिश ना करके तरह तरह के फिजूल के कामों में लगा हुआ है। ऐसे ही करीब घंटा भर बीत गया। बिना वजह और अधिक बैठना अशिष्टता होगी, यह सोचकर विनय उठ खड़ा हुआ और बोला, अपने दोस्त सतीश से भेंट नहीं हुई, इसका दुख रह गया, उसे कह दीजिएगा मैं आया था। परेश बाबू ने कहा, जरा देर और ठहरे तो उन लोगों से भी भेंट हो जाएगी, अब तो वे आते ही होंगे। सिर्फ इतनी सी बात का सहारा लेकर फिर बैठ जाने में विनय को संकोच हुआ। थोड़ा और जोर देने से वह फिर बैठ जाता, किंतु परेश बाबू अधिक बोलने या आग्रह करने वाले व्यक्ति नहीं थे, इसीलिए विदा ही लेनी पड़ी। परेश बाबू ने कहा, बीच बीच में आते रहिएगा, हमें खुशी होगी। बाहर सड़क पर आकर घर लौटने का कोई कारण विनय को नहीं जान पड़ा। वहाँ कोई काम नहीं था। विनय अखबारों में लिखता है, उसके अंग्रेजी लेखों की सभी बड़ी तारीफ करते हैं, किंतु पिछले कई दिन से लिखने बैठने पर उसके दिमाग में कुछ आता ही नहीं। मेज के सामने अधिक बैठे रहना मुश्किल होता है, मन भटकने लगता है, इसीलिए आज विनय बिना कारण ही उल्टी दिशा में चल पड़ा। 2 कदम भी नहीं गया होगा कि उसे एक बाल कंठ की पुकार सुनाई दी, विनय बाबू, विनय बाबू। मुंह उठाकर उसने देखा, एक घोड़ा गाड़ी के दरवाजे से झांककर सतीश उसे पुकार रहा है। गाड़ी के भीतर साड़ी का पल्ला और सफ़ेद आस्तीन का अंश देखकर विनय को यह पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि दूसरा व्यक्ति कौन है। बंगाली शिष्टाचार के अनुसार गाड़ी की ओर अधिक देर तक झांकना विनय के लिए असंभव था। इसी बीच सतीश गाड़ी से उतरकर उसके पास आ गया और उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, चलिए हमारे घर। विनय ने कहा, अभी तुम्हारे घर से ही तो आ रहा हूँ। सतीश, वाह, तब हम लोग तो नहीं थे, फिर चलिए। विनय सतीश के आग्रह को टाल ना सका। कैदी को लिए हुए घर में प्रवेश करता हुआ सतीश पुकार कर बोला, बाबा विनय बाबू को पकड़ लाया। वृद्ध बाहर निकलते हुए मुस्कुराकर बोले, अब आप ठीक पकड़ में आ गए हैं, जल्दी छुटकारा नहीं मिलने का। सतीश, अपनी दीदी को तो बुला ला। विनय कमरे में आकर बैठ गया। उसकी सांस वेग से चलने लगी। परेश बाबू बोले, अब हाँफ गए हैं शायद। सतीश बड़ा जिद्दी लड़का है। सतीश जब बहन को साथ लिए हुए कमरे में आया
तब विनय ने पहले एक हल्की सी सुगंध पाई और फिर सुना, परेश बाबू कह रहे थे, राधे विनय बाबू आए हैं, उन्हें तो तुम सब जानते ही हो। विनय ने मानो चकित सा होकर मुंह उठाकर देखा। सुचरिता उसे नमस्कार करके सामने की कुर्सी पर बैठ गई। इस बार विनय प्रति नमस्कार करना नहीं भूला। सुचरिता ने कहा, यह चले जा रहे थे, इन्हें देखते ही सतीश को रोकना मुश्किल हो गया। गाड़ी से कूदकर इन्हें खींचकर ले आया। आप शायद किसी काम से जा रहे थे, आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई? सीधे विनय को संबोधित करके सुचरिता कोई बात कहेगी, ऐसा विनय ने बिल्कुल नहीं सोचा था। वह सक पकाकर बोला, नहीं, मुझे कोई काम नहीं था, कोई असुविधा नहीं हुई। सतीश ने सुचरिता का आंचल पकड़कर खींचते हुए कहा, दीदी जरा चाबी देना तो अपना वह आर्गन विनय बाबू को दिखाएं। हंसती हुई सुचरिता बोली, बस अब रिकॉर्ड शुरू हुआ। बख्तियार को किसी से दोस्ती हुई नहीं कि उसकी शामत आई। ऑर्गन तो उसे सुनना ही होगा। और भी कई मुसीबतें उसकी किस्मत में लिखी हैं। विनय बाबू, आपका यह दोस्त है तो छोटा, पर इसकी दोस्ती की जिम्मेदारी बहुत भारी है। न मालूम आप निभा भी सकेंगे या नहीं। सुचरिता की ऐसी निसंकोच बातचीत में वह भी कैसे सहज रूप से भाग ले सकता है, यह विनय किसी तरह सोच ही नहीं सका। वह शर्माएगा नहीं, इसकी दृढ़ प्रतिज्ञा करके भी किसी तरह टूटे फूटे स्वर में वह इतना ही कह पाया, नहीं वह तो कुछ नहीं, आप उसका, मैं मुझे तो अच्छा ही लगता है। बहन से चाबी लेकर सतीश ने आर्गन निकाला और उसे लेकर आ खड़ा हुआ। चौकोर कांच से मंडे हुए तरंगित सागर की तरह रंगे हुए नीले कपड़े पर खिलौना जहाज था। सतीश के चाबी भरते ही आर्गन के सुर ताल के साथ जहाज डगमगाता हुआ चलने लगा। सतीश एक क्षण जहाज की ओर और दूसरे क्षण विनय के चेहरे की ओर देखता हुआ अपनी चंचलता को किसी भी तरह छिपा नहीं पा रहा था। इस प्रकार सतीश के बीच में रहने से धीरे धीरे विनय का संकोच टूट गया और धीरे धीरे बीच बीच में मुंह उठाकर सुचरिता से दो एक बात कर लेना भी उसके लिए असंभव ना रह पाया। बिना प्रसंग के ही सतीश ने सहसा पूछ लिया, अपने मित्र को एक दिन हमारे यहाँ नहीं लाएंगे? इस पर विनय के मित्र के बारे में सवाल पूछे जाने लगे। परेश बाबू हाल ही में कलकत्ता आए हैं, इसीलिए वे लोग गोरा के संबंध में कुछ नहीं जानते। विनय अपने मित्र की बात करता हुआ उत्साहित हो उठा। गोरा में कैसी असाधारण प्रतिभा है, उसका हृदय कितना विशाल है, उसकी शक्ति कैसी अटल है, इसका बखान करते हुए मानो विनय की जैसे बात ही खत्म नहीं हो रही थी। गोरा एक दिन सारे भारतवर्ष पर दोपहर के सूरज की तरह चमक उठेगा, विनय को इसमें जरा भी शंका नहीं थी। गोरा के बारे में बातें करते करते विनय का चेहरा मानो दमक उठा और उसका सारा संकोच एकाएक क्षीण हो गया। गोरा के सिद्धांतों के विषय में परेश बाबू के साथ थोड़ा वाद विवाद भी हुआ। विनय ने कहा, गोरा हिंदू समाज को जो समूचा ऐसे निसंकोच ग्रहण कर पाता है, उसकी वजह यही है कि वह बहुत ऊंचाई से भारतवर्ष को देखता है। उसके लिए भारतवर्ष के छोटे बड़े सब एक विराट ऐक्य में बंधे हैं, एक वृत्त संगीत माला में घुल मिलकर संपूर्ण दिखाई देते हैं। वैसे देख पाना हम सबके लिए संभव नहीं है, तभी हम लोग भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े करके विदेशी आदर्शों के साथ उसकी तुलना करके भारत के साथ अन्याय ही करते हैं। सुचरिता बोली, आप क्या कहते हैं कि जाति भेद अच्छा है? यह बात ऐसे कही गई थी मानो इस बारे में आगे कोई बहस हो ही नहीं सकती। विनय बोला, जाति भेद ना अच्छा है ना बुरा, यानी कहीं अच्छा है तो कहीं बुरा। यदि पूछा जाए कि हाथ अच्छी चीज़ है कि बुरी, तो मैं कहूँगा सारे शरीर में मिलाकर देखें तो अच्छी चीज़ है। यदि पूछे कि उड़ने के लिए अच्छी है या नहीं, तो मैं कहूँगा नहीं। वैसे ही जैसे मुट्ठी में पकड़ने के लिए डेने अच्छी चीज़ नहीं है। उत्तेजित होकर सुचरिता ने कहा, वह सब बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं यह पूछती हूँ
कि क्या आप जाति भेद मानते हैं? किसी से और बहस होती तो विनय जोर देकर कहता हाँ मानता हूँ, किंतु आज जोर देकर वह ऐसा नहीं कह सका। यह उसकी भीरुता थी या वास्तव में जाति भेद मानता हूँ, यह बात कहाँ तक जाती है वहाँ तक जाना उसे आज स्वीकार नहीं होता। यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। बहस अधिक ना बढ़े, इस विचार से परेश बाबू ने बात बदलते हुए कहा, राधे माँ को और बाकी सब लोगों को बुला लाओ तो इनसे परिचय करा दूँ। सुचरिता के बाहर जाते समय सतीश भी बात करते करते कूदता हुआ उसके पीछे पीछे चला गया। कुछ देर बाद सुचरिता ने लौटकर कहा, बाबा अब आप सबको माँ ऊपर बरामदे में बुला रही हैं। भाग 6 के लिए हमारे साथ बने रहिए।